नमस्कार। अनअकैडमी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। और करंट अफेयर्स के आज के सत्र में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे और वो टॉपिक जुड़ा हुआ है पनामा, यूएस, चाइना और चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है यानी कि बीआरआई प्रोजेक्ट है उससे। तो काफ़ी कुछ है इस न्यूज़ में, तो इन सभी मुद्दों को समझने का प्रयास करेंगे, सभी को रिलेट करने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के सत्र को। और जैसा कि मैंने कहा कि एक न्यूज़ आपने देखा होगा कि पनामा जो कि चीन का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था, बीआरआई योजना थी, उससे जुड़ा हुआ था। उसने जो है चीन के बीआरआई योजना से निकलने का क्या लिया है, फैसला लिया है। और जैसे ही ये फैसला चीन को पता चला है तो चीन ने यूएस के ऊपर ये आरोप लगाया है कि अमेरिका के दबाव में आकर के पनामा जो है वो चीन का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उससे क्या है, बाहर जा रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ना, वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स के लिए। तो जैसा कि मैंने कहा कि पनामा के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी जो यूएस सेक्रेटरी से मुलाकात हुई थी, उसके बाद ये फैसला लिया गया है पनामा की सरकार के द्वारा कि पनामा जो है वो क्या करेगा, एग्जिट लेगा कहाँ से, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से। और इसी के चलते आप देखोगे कि चाइना ये आरोप लगा रहा है कि यूएस के दबाव में पनामा ने ये फैसला किया है। हालांकि पनामा की सरकार ने कहा है कि इस फैसले में किसी भी तरीके से यूएस का जो हाथ है वो नहीं है। तो यहाँ पर इस न्यूज़ को आपको ध्यान में रखना है कि आखिर न्यूज़ क्या आया था। तो सबसे पहले अगर हम पनामा की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको मैप ध्यान रखना है कि पनामा है कहाँ पर, ठीक है ना। पनामा है कहाँ पर और पनामा कैनाल का क्या उपयोग है, ठीक है। और पनामा को लेकर के आप देखोगे, पनामा कैनाल को लेकर के आप देखोगे तो जो यूएस के नए प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके द्वारा कई सारे ऐसे बयान दिए गए हैं जिसमें यह भी बयान था कि यूएस क्या कर सकता है, अपनी नेवी का उपयोग करके, अपनी आर्मी का उपयोग करके जो पनामा कैनाल है उसको कंट्रोल कर सकता है। तो इस तरह की बातें हमने देखा था कि पिछले दिनों जो है देखने को मिली थी। तो सबसे पहले तो आपको मैप ध्यान में रखना है कि आखिर पनामा है कहाँ पर, और सबसे इंपॉर्टेंट जो पनामा कैनाल है वो है। लेकिन जो न्यूज़ आया कि पनामा क्या कर रहा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से निकल रहा है, ये भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप देखोगे 2017 में पनामा के बारे में ये कहा जा रहा था कि पनामा बिकम द फर्स्ट लैटिन अमेरिकन कंट्री टू ज्वाइन, ऑफिशियली ज्वाइन चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो याद रखिएगा कि ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि 2017 में कहा जाता है कि लैटिन अमेरिकन कंट्री, पहला लैटिन अमेरिकन देश जिसने क्या किया, चाइना का जो बीआरआई योजना था, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था, उसको ज्वाइन किया था। और आज वो क्या कर रहा है, इससे बाहर निकल रहा है। तो ये अपने आप में चाइना के लिए काफ़ी गंभीर बात है, जिसको कि काफ़ी गंभीरता से चाइना ने लिया भी है। अब देखिए, सारा जो मुद्दा है वो पनामा नहर के इर्द गिर्द घूम रहा है। यूएस लगातार यह आरोप लगाता रहा है पनामा की सरकार पर कि पनामा की सरकार जो है चीन के दबाव में आकर के जो पनामा कैनाल है उसका एक तरीके से कंट्रोल जो है वो चीनी कंपनियों को सौंप रही है, जो कि अमेरिका के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और तभी से आप देखोगे कि ये पूरा का पूरा मामला जो है वो शुरू हुआ है। तो सारा जो खेल है, सारा जो चर्चा है वो क्या है, पनामा कैनाल के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, इस पर मैंने पहले भी चर्चा किया है कि आखिर अगर हम बात करते हैं पनामा कैनाल की तो पनामा कैनाल है क्या, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो एक बार फिर से हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। तो अगर हम बात करते हैं पनामा कैनाल की, तो पनामा कैनाल एक 80 किलोमीटर का लगभग कैनाल है, नहर है, जो कि क्या करता है, अटलांटिक ओशियन को किससे जोड़ता है, पैसिफिक ओशियन से जोड़ता है। जिससे कि आप देखोगे, इसको मैप से हम लोग समझ लेते हैं। मैंने कहा कि जो पनामा कैनाल, ये रहा आपका पनामा कैनाल, जो कि क्या कर रहा है, आप देखोगे जो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन ये रहा, ये हो गया साउथ पैसिफिक। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि पैसिफिक ओशियन को किससे जोड़ रहा है, आपका अटलांटिक ओशियन से। और इस मैप से आपको समझ में आता है, यहाँ पर आप देखोगे यूएस के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी और पोर्ट, सैन फ्रांसिस्को, यहाँ पर क्या है, न्यूयॉर्क सिटी। और आप देखोगे कि जब पनामा कैनाल नहीं था
तो यूएस को अपने इन दो सिटीज के बीच में व्यापार करने के लिए क्या करना पड़ता था, इस रूट का सहारा लेना पड़ता था। यानी कि आप देखोगे पूरा का पूरा जो साउथ अमेरिका है उसको पार करते हुए जो अमेरिका है वो कहाँ जाता था, न्यूयॉर्क। और कहीं ना कहीं आप देखोगे कि पनामा कैनाल के बनने में इसीलिए अमेरिका ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और यहाँ पर जब से ये पनामा कैनाल बना है तब से आप देखोगे अमेरिका के लिए यहाँ अपने एक छोर से दूसरे छोर पर जाना बहुत ही आसान हो गया है। दूसरा, अगर मान लीजिए कोई देश जो है वो अमेरिका के साथ, नॉर्थ अमेरिका के साथ या फिर इस तट पर जो बसे हुए देश हैं उनके साथ क्या करना चाह रहे हैं, व्यापार करना चाह रहे हैं, तो अब उन्हें घूम करके आने की आवश्यकता नहीं है। आसानी से वो पनामा कैनाल का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, किसी भी देश के साथ अपना व्यापार यहाँ पर कर सकते हैं। तो पनामा कैनाल आप देखोगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट भी है, जिसका उपयोग करके आप देखोगे अमेरिका के साथ, यानी कि नॉर्थ अमेरिका इधर और यहाँ पर साउथ अमेरिकन जो कंट्रीज हैं उनके बीच में क्या होता है, आसानी से व्यापार होता है। ठीक है, तो आप देखोगे अपने आप में ये जो मैप है वो पनामा कैनाल के इंपॉर्टेंस को दर्शाता है। और ऑब्वियसली आप देखोगे कि अमेरिका की अगर हम बात करें तो अमेरिका के दृष्टिकोण से भी आप देखोगे जो पनामा कैनाल है वो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अधिकतर व्यापार आप देखोगे अमेरिका इसी रूट से करता है, पनामा कैनाल का क्या करता है, इस्तेमाल करता है। तो ये साफ साफ बता रहा है क्या कि क्या इंपॉर्टेंस है पनामा कैनाल का। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि दिस कैनाल इज क्रूशियल फॉर ग्लोबल सप्लाई चेन बिकॉज 6% ऑफ मेरीटाइम वर्ल्ड ट्रेड गोज थ्रू इट। तो पूरे मेरीटाइम जो वर्ल्ड ट्रेड होता है समुद्र के रास्ते, उसका 6% जो ट्रैफिक है आप देखोगे यहाँ से होकर के गुजरता है। तो इस लहजे से भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो समय की बचत होती है। यहाँ पर न्यूयॉर्क से अगर आप देखोगे सैन फ्रांसिस्को जाना था तो पहले 1310 नॉटिकल माइल का पूरा जो है रास्ता तय करके यहाँ पर जाता था अमेरिका, और अभी पनामा कैनाल होने के कारण मात्र न्यू जो रूट बना है वो 520 नॉटिकल माइल का है। तो आप देखोगे जस्ट डबल से भी ज़्यादा ट्रेवल करता था अमेरिका अपने सैन फ्रांसिस्को से, अगर उसको जाना है कहाँ पर, न्यूयॉर्क सिटी में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से अमेरिका के ट्रेवल टाइम को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, एनर्जी को कम कर रहा है, कॉस्ट कम कर रहा है, और अमेरिका के व्यापार को ये क्या कर रहा है, सपोर्ट। तो इस वजह से आप देखोगे कि पनामा कैनाल जो है ना, अमेरिका के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। अगर हम थोड़ी और हिस्ट्री में जाए पनामा कैनाल की, तो आपको ध्यान में रखना है कि जो पनामा कैनाल है वो बनाया गया था कब, 1904 से 1914 के बीच में, यानी कि 1904 से लेकर के आप देखोगे 1914 के बीच में पनामा कैनाल का क्या हुआ, को बनाया गया, उसको एस्टेब्लिश किया गया। इट वॉज बिल्ट बिटवीन 1904 एंड 1914। ओके, इसको आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, यहाँ पर आप देखोगे यूएस ने जो है इसको बनाने में क्या किया, मदद किया। और यहाँ पर 1914 के बाद से ही इसको कब ओपन किया गया, 1914 में। और यहाँ पर आप देखोगे कि यूएस ने इसके कंस्ट्रक्शन करने के बाद 1999 तक पनामा कैनाल को क्या किया, कंट्रोल किया। याद रखिएगा कि इट ओपन इन 1914 एंड आफ्टर द यूएस फिनिश कंस्ट्रक्शन एंड वाज कंट्रोल्ड बाय द यूएस अंटिल December 31, 1999। यानी कि कंस्ट्रक्शन खत्म होने के बाद, जो कि अमेरिका के देखरेख में हुआ, अमेरिका ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया, भारत जो अमेरिका की सेनाएं थी वो इसको सुरक्षा प्रदान करती थी। ठीक है, तो ओपन होने के बाद से 1999 तक आप देखोगे इसको कौन कंट्रोल करता था, तो यूएस। आगे चलकर के आप देखोगे 1999 में क्या किया गया कि इसको पूरी तरीके से पनामा को सौंप दिया गया। पनामा को सौंप दिया गया, यानी कि आज जो पनामा की सरकार है वो क्या करती है, पनामा कैनाल को कंट्रोल करती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जिसको कि आपको ध्यान में रखना है, पनामा कैनाल की हिस्ट्री को आपको ध्यान में रखना है। आप देखोगे कि जब से पनामा कैनाल बना है और जब से आप देखोगे पनामा कैनाल का कंट्रोल यूएस के पास था, तो दोनों देशों के बीच में इसको लेकर के काफ़ी जो रिलेशनशिप है वो खराब भी हुए। कई बार पनामा में ये मांग की गई कि अब जो है यूएस से इसका कंट्रोल ले लेना चाहिए, लेकिन यूएस के जो नेता थे, खासकर कुछ प्रेसिडेंट,
उन्होंने जो है कभी भी पनामा कैनाल को, क्योंकि उनके ट्रेड के लिए क्या है, काफी इंपॉर्टेंट था, तो वो नहीं चाहते थे कि पनामा जो है, पनामा को पनामा कैनाल का जो जिम्मेदारी है वो दिया जाए। लेकिन आप देखोगे ये जो सोच थी वो धीरे धीरे क्या होती है, चेंज होती है। और जब यूएस के प्रेसिडेंट होते हैं कौन, जिमी कार्टर, जो कि पहले इस बात का विरोध करते थे कि पनामा कैनाल का जो कंट्रोल है वो किसको दिया जाए, पनामा को दिया जाए। लेकिन आप देखोगे जो जिमी कार्टर हैं, है ना, उन्होंने आप देखोगे कि आगे चल करके उनका जो सोच था इसको लेकर के वो बदलता है। और 1977 में आप देखोगे एक ट्रीटी होती है, जिस समय यूएस के प्रेसिडेंट कौन होते हैं, जिमी कार्टर, और पनामा के जो चीफ ऑफ गवर्नमेंट कौन होते हैं, ओमर टोरजस। तो आप देखोगे इसको हम लोग बोलते हैं जिमी कार्टर, और यहां पर आप देखोगे उमर टोरजस। तो यहां पर आप देखोगे इस ट्रीटी को बोलते हैं, ऐसे तो हम लोग बोलते हैं कि यहां पर दो ट्रीटी हुआ था, एक तो पनामा कैनाल ट्रीटी हुआ था और दूसरा ट्रीटी को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलिटी ट्रीटी। लेकिन आम भाषा में इसको बोलते हैं कार्टर टोरजस ट्रीटी, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके नाम हैं, जिन्होंने क्या किया, एक समझौता किया कि आगे चल करके पनामा कैनाल को पूरी तरीके से कौन कंट्रोल करेगा, तो पनामा की सरकार। तो 1977 में आप देखोगे एक समझौता होता है पनामा और यूएस के बीच में, ठीक है। और यहां पर आप देखोगे कि आगे ये फैसला लिया जाता है, ठीक है, कि पनामा कैनाल का जो कंट्रोल है वो यूएस धीरे धीरे किसको सौंप देगा, पनामा की सरकार को। और आप देखोगे कि 99 में क्या किया गया, पूरी तरीके से पनामा कैनाल का जो कंट्रोल है वो किसको सौंप दिया गया, पनामा की सरकार को, ठीक है ना, ये चीजें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आगे अगर हम बढ़ते हैं तो ये तो हमने जो अभी पढ़ा वो क्या था, पनामा को लेकर के हमने हिस्ट्री को देखा कि कैसे पनामा कैनाल का निर्माण हुआ और किस तरीके से जो है आप देखोगे कि पनामा का जो कंट्रोल है वो यूएस के हाथ में था, और किस तरीके से 1999 में पनामा कैनाल का जो कंट्रोल है वो पनामा सरकार के पास आया। एक पार्ट हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे। दूसरा, यहाँ पर जो मामला है वो किससे जुड़ा हुआ है, चाइना से, है ना। और आप सभी जानते हैं कि चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव शुरू किया, BRI योजना जिसको हम लोग कहते हैं। और उसके तहत चाइना क्या कर रहा है, पहले तो वो चाइना को जो है सेंट्रल एशिया से होते हुए आप देखोगे यहाँ पर वो किससे जोड़ने का प्रयास कर रहा है, पूरी तरीके से यूरोप। ये बस आप कलर देखिए, यहाँ से ये रेड पॉइंट चाइना से होते हुए वो क्या कर रहा है, सेंट्रल एशियन देशों से होते हुए सड़क का निर्माण करके, जो भी पुल हैं उनका निर्माण करके वो क्या कर रहा है, ईरान, यहाँ पर आपका मिडिल ईस्ट होते हुए वो कहाँ जा रहा है, यूरोप तक सड़क बनाने का प्रयास कर रहा है, जिसको ओल्ड सिल्क रूट भी आप कह सकते हैं। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। दूसरा इनिशिएटिव क्या है कि जो भी इंपॉर्टेंट पोर्ट हैं उनको क्या किया जाए, डेवलप किया जाए, उसको जोड़ा जाए, ठीक है ना, उसको जोड़ा जाए। तो ये उनका क्या था प्लान कि हम क्या करेंगे, सड़कों के माध्यम से और पोर्ट के माध्यम से क्या करेंगे, दुनिया के देशों को जोड़ेंगे, जिससे कि चीन को क्या होगा, फायदा होगा, उसका सामान आसानी से चीन बनाएगा, सड़क के माध्यम से वो सेंट्रल एशिया होते हुए, मिडिल ईस्ट होते हुए यूरोप तक अपना सामान बेचेगा, व्यापार होगा, और समुद्र के रास्ते भी क्या होगा, पूरी तरीके से वो व्यापार कर पाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पर एक और कासगढ़ से लेकर के, चीन का जो कासगढ़ है वहां से ग्वादर पोर्ट तक एक सड़क बना रहा है चीन, जिसको हम बोलते हैं CPEC, है ना, CPEC। तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो कहने का मतलब ये है कि चीन का ये प्रोजेक्ट काफी उसके लिए इंपॉर्टेंस रखता है। और आप देखोगे कि भारत सहित यूरोप के जो देश हैं वो इस बात से खुश नहीं है, क्योंकि आप देखोगे चीन का इन्फ्लुएंस जो है इस तरीके से पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। भारत को भी वो घेरने का प्रयास कर रहा है इसके माध्यम से, है ना। भारत के पड़ोसियों में आकर के वो क्या कर रहा है, पोर्ट का निर्माण कर रहा है, म्यांमार में, बांग्लादेश में, है ना, श्रीलंका में उसने क्या बनाया, हम्बनतोता। यहाँ पर आप देखोगे ग्वादर पोर्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो CPEC है वो कहाँ से गुजर रहा है,
तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से, पीओके से होके गुजर रहा है। और आप सभी जानते हैं कि भारत का क्लेम क्या है, किस पर है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर है, वो हमारा हिस्सा है। और भारत लगातार इसका विरोध करता रहा है कि जो भी सीपेक यानी कि चाइना और पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसके थ्रू जो आप रोड बना रहे हैं वो भारत की भूमि से होकर के गुजर रहा है, जो हमारी संप्रभुता को क्या कर रहा है, चुनौती दे रहा है। तो भारत इसका लगातार विरोध करता रहता है कि आप बिना हमसे पूछे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में कोई भी निर्माण नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारा हिस्सा है। तो आप देखोगे विवादों से घिरा हुआ है क्या BRI परियोजना। तो यहां पर अगर कोई देश, एक साउथ अमेरिकन देश अगर क्या करता है, हट रहा है कौन से, BRI योजना से, तो इस पूरे योजना के भविष्य पर यह सवाल उठाता है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो BRI योजना में काफी शामिल हुए थे, अच्छी तरीके से शामिल हुए, लेकिन आज वो इससे निकलना चाह रहे हैं। तो चीन के लिए BRI योजना जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन भारत सहित जो अमेरिका और कुछ यूरोपियन कंट्री हैं वो इस योजना के खिलाफ हैं, उसका विरोध करते हैं और एक अल्टरनेटिव देने का वो क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो ये बात आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान में रखनी है। अब अगर हम देखें कि जैसे अमेरिका ने आरोप लगाया कि पनामा की सरकार चीन के दबाव में काम कर रही थी, पनामा कैनाल का अधिकतर जो रिसोर्सेस है वो चीन की कंपनियों को दिया जा रहा था, और इसीलिए यहाँ पर आप देखोगे जो नए राष्ट्रपति हैं यूएस के, उन्होंने साफ साफ कहा कि हम क्या कर सकते हैं, पनामा कैनाल को टेक ओवर कर सकते हैं। क्योंकि जो ट्रीटी हुई थी आप देखोगे उसमें जो ट्रीटी है जिसके तहत पनामा कैनाल का पूरा कंट्रोल किसको दिया गया था, पनामा की सरकार को दिया गया था। उसमें यह कहा गया था कि प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा, यूएस को दिया जाएगा। और यह भी कहा गया था कि अगर मान लीजिए कोई आपातकाल होता है, कोई सिचुएशन ऐसा होता है जो कि काफी गंभीर है, तो वहां पर आप देखोगे कि जो यूएस की नेवी है या फिर जो भी यूएस की सेना है, उसको सबसे पहले रास्ता देगी कौन, पनामा की सरकार। क्योंकि आप देखोगे इसके आसपास इसकी सुरक्षा का अधिकार अभी भी किसके पास है, यूएस नेवी के पास है। तो ऑलरेडी यूएस जो है इसकी रक्षा करता है, ठीक है ना। और ट्रीटी में साफ साफ कहा गया है कि अगर कोई गंभीर स्थिति होती है, युद्ध की स्थिति, तो उस समय पनामा की सरकार यूएस का जो दुश्मन है उनको नहीं, बल्कि प्रेफरेंस किसको देगा, यूएस को देगा। यानी कि यूएस की जो नेवी के जहाज हैं, सारी चीजें हैं, आर्मी के जो जहाज हैं, आर्मी की जो व्हीकल्स वगैरह हैं, उनको वो क्या करेगा, पार करने के लिए सबसे पहले जगह देगा। तो कहने का मतलब है इसी का इस्तेमाल करके अमेरिका ने ये कहा था कि हम क्या कर सकते हैं, पनामा कैनाल को अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। खैर, अमेरिका की चिंता यह है कि पनामा की सरकार जो थी वो BRI योजना में शामिल थी। BRI योजना के नाम पर आप देखोगे चीन वहां पर लाखों डॉलर क्या कर रहा था, इन्वेस्ट कर रहा था। वहां की कंपनियों को वहां पर ठेके मिल रहे थे, जिसके कारण ये माना जा रहा था कि पनामा पर जो चीन का प्रभाव है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। और आगे चलकर के चीन जो है पनामा कैनाल में भी इंटरफेयर यहां पर करेगा। तो आप देखोगे कि BRI योजना के तहत चीन काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा था, कहां पर, पनामा देश में। वहां पर सेवरल पोर्ट्स के अधिकार उसको दिए गए, बनाने के अधिकार दिए गए। कंटेनर टर्मिनल जो है वो चीन की कंपनियां वहां पर क्या कर रही हैं, बनाया भी उसने, और वो उसको क्या कर रही हैं, ऑपरेट भी कर रही हैं। और एकदम अमेरिका के जस्ट नीचे आप देखोगे कि पनामा कैनाल और वहां पर चीनी कंपनियों का प्रेजेंस, ये अमेरिका के लिए काफी नागवार गुजरा, उसको ये बात सही नहीं लगी। और यहां पर आप देखोगे अमेरिका ने इसका विरोध पूरी तरीके से किया, पनामा की सरकार से अपना विरोध जताया। और कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि जो PLA आर्मी है, यानी कि चीन की जो सेना है, आप देखोगे उसका भी रिलेशनशिप किससे, जो पनामा की सरकार की सेना है उसके साथ काफी अच्छा खासा है। वो उनको हथियार सप्लाई करते हैं। तो ये काफी खतरनाक था किसके लिए, यूएस के लिए। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है कि जो पीपुल लिबरेशन आर्मी है उसका जो रिलेशनशिप था ठीक ठाक था किससे, जो पनामा बॉर्डर प्रोटेक्शन सर्विसेज हैं, उसकी जो एयरफोर्स है, उसकी जो नेवी सर्विसेज है उसके साथ, है ना। तो उसकी नेशनल पुलिस को साजो सामान दे रहा था कौन, चीन। तो काफी कुछ आप देखोगे
चीन की कंपनियां वहां पर इन्वेस्ट कर रही हैं, कंटेनर को रखने के लिए सारा कुछ फैसिलिटी का निर्माण कर रही हैं, लॉजिस्टिक का निर्माण कर रही हैं, वहाँ की सेना को हथियार बेचा जा रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही है। तो कहने का मतलब है कि पिछले कुछ वर्षों में BRI प्रोजेक्ट के तहत उसके अंतर्गत आप देखोगे कि चीन का इन्फ्लुएंस पनामा पर धीरे धीरे बढ़ने लगा था, उनकी कंपनियों का प्रेजेंस बढ़ने लगा था, सेना के बीच में क्या है आप देखोगे रिलेशनशिप क्या है बढ़ना शुरू हो गया था। और आप देखोगे कि जो चाइना ओशियन शिपिंग ग्रुप है जिसका नाम क्या है कॉस्को, वो जो है आप देखोगे कि पनामा कैनाल का बिगेस्ट यूजर भी है, क्योंकि इसके जो जहाज हैं वो काफी मात्रा में पनामा से सामान लेकर के आते जाते हैं। और यही नहीं, आप देखोगे कि और भी बहुत सारी चाइनीज कंपनियों को वहां पर ठेका मिला था। यही नहीं, आप देखोगे जो कॉस्को कंपनी है चाइना की, उसे जो है आप देखोगे पेरू में भी एक सिटी को, एक पोर्ट को बनाने का क्या मिला था कॉन्ट्रैक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं चानके पोर्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चानके पोर्ट इन पेरू। अगर हम मैप में देखें तो ये है आपका पेरू, ये रहा आपका पेरू, ये रहा पनामा, और इधर आप देखोगे अमेरिका है। और अमेरिका का इन्फ्लुएंस यहाँ पर काफी ज्यादा है। और यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ पोर्ट ऑफ क्या है चानके, जो कि कहाँ पर है पेरू में। अब देखो ये जो चानके पोर्ट है, उसके पोर्ट बनने से क्या हुआ कि जो अदर साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं वो आसानी से इस पोर्ट का इस्तेमाल करके क्या कर सकते थे, पनामा कैनाल से होते हुए अपने सामान को लेकर के जा सकते थे। अमेरिका को इससे भी प्रॉब्लम था कि BRI योजना के नाम पर पूरी तरीके से अमेरिका को घेरने का प्रयास कर रहा है कौन, चाइना। और यही वो मेन रीजन था जिसके कारण यूएस ने क्या किया है, प्रोटेस्ट किया है, पनामा की सरकार पर अपना दबाव बनाया। और हमें देखने को क्या मिल रहा है कि पनामा की सरकार अब BRI योजना से बाहर निकल गई है, एग्जिट वो हो चुकी है। तो ये एक अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। यूएस के नए जो राष्ट्रपति हैं वो लगातार इस बात को उठा रहे हैं, जहां पर भी चीन से उनको खतरा लग रहा है वो क्या कर रहे हैं, उस बात को उठा रहे हैं। देशों पर दबाव भी बनाया जा रहा है ताकि जो अमेरिकन हित हैं, जो अमेरिका का हित है, वो प्रभावित ना हो। तो आप देखोगे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ था। हमने यहाँ पर जो पनामा कैनाल का इतिहास है उसको जानने का प्रयास किया, पनामा कैनाल क्यों इंपॉर्टेंट है उसको जानने का हमने यहाँ पर डिस्कशन किया। चीन और अमेरिका के बीच में BRI को लेकर के क्या दिक्कतें हैं वो हमने जानने का प्रयास किया, BRI योजना क्या है ये हमने देखा। आप देखोगे किस तरीके से पनामा कैनाल जो है वर्ल्ड ट्रेड के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी बातें आपको ध्यानपूर्वक रिवाइज कर लेनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप प्री का एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो अगले साल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो BPSC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी क्या है, इसमें कंटेंट की काफी सारे कंटेंट हैं वो आपके एग्जाम में काम आ सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप सभी को आज का यह सत्र पसंद आया होगा। प्रेसिडेंट रूल पर मैंने एक वीडियो बना दिया है, कल ही मैंने वीडियो बनाया था, आज वो अपलोड हो जाएगा। मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लग चुका है। जब मैंने वो वीडियो बनाया था तब उस समय चर्चा चल रही थी कि लगाया जाए या नहीं। तो प्रेसिडेंट रूल को भी लेकर के मैंने डिस्कशन डिटेल में किया है, उस वीडियो को भी आप अच्छे तरीके से देखेंगे। हमारा जो नया बैच है UPSC और BPSC का वो भी शुरू होने वाला है, तो आप हमारे पटना सेंटर पर आकर के क्या कर सकते हैं, उसकी जानकारी भी ले सकते हैं। तो मिलते हैं अगले सत्र में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।